हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक आप बड़े होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लेटना सांगा का चैप्टर 284 को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं मानता हूँ कि मेरी वीडियो ज्यादा अच्छी नहीं है, मैं ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। फिर भी मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी तरीके से वीडियो एक्सप्लेन करके दे सकूँ। तो प्लीज आप लोग वैसे ही सपोर्ट दिखाइए जैसे आप लोग मेरी दोस्त की वीडियो में सपोर्ट दिखाते थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में री हार्बिन को देखते हैं जिसकी आंखों के सामने सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है और उस पर लिखा होता है अतिशी को ऑम्फ्लिस के हवाले कर दो। उसके बाद हम अगले सीन में ऑम्फ्लिस के सामने एक फोन को रखा हुआ देखते हैं जो रिंग कर रहा होता है। तभी ऑम्फ्लिस उस फोन को उठाता है। फिर ऑम्फ्लिस हंसते हुए कहता है तो तुमने मेरे उम्मीद के हिसाब से तुमने कुछ ज्यादा ही जल्दी फैसला कर लिया है। मैं बस ये उम्मीद करता हूँ जो तुमने फैसला लिया है वो तुम्हारा कोई लापरवाही से फैसला ना लिया गया हो। उसके बाद हम फोन के दूसरी साइड में देखते हैं जहाँ पे हार्बिन बैठा होता है और वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है पर मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो चलो इस काम को जल्दी खत्म कर लेते हैं। इसी के साथ ये सीन चेंज हो जाता है। उसके बाद हम अपर डिपोनियम के अंडरग्राउंड का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर एक सीक्रेट फैक्ट्री होती है जहाँ पर एक कॉल्ड्रॉन बनाया जा रहा होता है। तभी अति से इलेक्ट्रियन से टेलीपैथी से बात करते हुए कहता है कॉल्ड्रॉन का काम कंप्लीट होने में अभी कितना बाकी है। फिर इलेक्ट्रियन बोलता है अभी काम कंप्लीट होने में आधा बाकी है और तुम मुझसे पिछले 10 साल से ऐसी टेलीपैथी से ही बात कर रहे हो। अतिशय को ड्रॉप किंग के साथ इस प्रोजेक्ट को शुरू किए हुए 70 साल से ऊपर हो चुका है। फिर अतिशय कहता है अगर तुमने इस काम को जल्दी फिनिश नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी इलेक्ट्रॉन के सामने एक वर्कर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है मैं इस काम को कर सकता हूँ लेकिन मुझे इसके प्रिंसिपल बेसिक रूल समझ में नहीं आते। तभी इलेक्ट्रॉन कहता है क्या तुम इसके ब्लूप्रिंट के हिसाब से इसे बना नहीं सकते? ये बात सुनकर चीफ कहता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना इससे आगे कुछ बोल भी पाता उससे पहले उसके नीचे काम करने वाले वर्कर आ जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं चीफ हम लोग इंजन स्टार्ट करने वाले हैं। ये बात सुनकर चीफ खुश होकर भागते हुए कहते हैं तुम लोग मुझे भी लेके चलो, मैं भी ये चीज को देखना चाहता हूँ। तभी इलेक्ट्रो इन लोगों का ऐसा तामझाम देख कर कहता है अरे यार इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। तभी साइड से लूसियस हंसते हुए बोलता है अगर इतनी लंबी उम्र जीने वाले ड्रैगन भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो ड्वार्फ की हर चीज परफेक्ट बनाने की आदत सच में जबरदस्त होगी। ये बात सुनकर इलेक्ट्रो लूसिड की साइड देखते हुए कहता है बहुत काम हो गया था इसलिए मुझे तुम्हें वेट कराना पड़ा है, इस चीज के लिए मुझे माफ करना। जेंग लूसियन अर्थ नाइट के वाइस कैप्टन। फिर लूसियन हंसते हुए कहता है सर इलेक्ट्रियन ज्यादा मेहनत करना भी शरीर को नुकसान देता है इसीलिए कभी कभी आराम भी कर लेना चाहिए। तभी इलेक्ट्रियन कहता है लेकिन क्या आज तुम कैप्टन के साथ उस जगह पे नहीं गए थे? फिर लूसियन बताता है सर लॉयड तो टाइम आर्टिफैक्ट के पास गए थे, उन्होंने कहा था उस जगह पे रिकवरी ज्यादा फास्ट होगी इसीलिए इस बार मेटल की सप्लाई भी इस बार सीक्रेटली हैंडल की जा रही है। फिर इलेक्ट्रॉन कहता है वाइस कैप्टन लूसियन की वजह से इस बार सब कंट्रोल में है। ये बात सुनकर लूसियन हंसते हुए बोलता है अरे यार मैं इतना भी कोई खास नहीं हूँ, ये सब लेडी सीरिया की वजह से है जो अंडरवर्ल्ड की क्वीन है। उन्होंने इस कठिन सिचुएशन में अमीर लोगों की साइकोलॉजी को जल्दी से समझ लिया और वो उसके साथ ही एक साथ कसिनो और बैंक चला रही है, इससे उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। उन पैसे से क्लैन को एक्सपेंड करने के लिए मटेरियल खरीदना एकदम नेचुरल है और जिनोविया को तो इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चला और मैं तो उस मटेरियल को सिर्फ अपर ड्रैकोनियम तक पहुंचाता हूँ। और शॉर्ट किंग की सर्वाइवल स्टोरी लेटना में बहुत ज्यादा बनाने से भी क्लैन की रिवाइव होने में मदद मिली। तभी इलेक्ट्रॉन कहते हैं ऑथर मुझे जब भी टाइम मिलता है तब मैं उस किताब को पढ़ लेता हूँ। इतना बोलकर उस बुक को अपने कपड़ों में से निकालने लगता है। तभी लूसियन कहता है मुझे ऑथर मत कहो, मुझे ये बात सुनकर शर्म आ रही है। तभी लूसियन एकदम शॉक हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है मैंने तो अपनी पहचान छुपाकर उस किताब को लिखा है, तुम्हें ये कैसे पता चला? तभी इलेक्ट्रॉन बोलता है ये तो डिसअपॉइंटिंग है, क्या तुम सच में ये बात छुपाने वाले थे? वैसे मैंने इस बात को अतिशय से गलती से सुन लिया था। ये बात सुनकर लूसियन शॉक होते हुए बोलता है क्या सर अतिशय से पता चला? तो अब बात समझ में आई, अगर सर अतिशय हैं तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बारे में उन्हें पता ना हो, लेकिन एक बात है जिसके बारे में मुझे जानने में क्यूरियोसिटी है, इस अजीब मकसद वाले एयरशिप का डिजाइन भी अतिशय का ही काम होगा। ड्वार्फ के हिसाब से ये पूरी तरह हद से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। सर अतिशय की सीक्रेट प्रोजेक्ट की शुरुआत जब तुम थोड़ा बदलने लगे इन दोनों चीजों की टाइमिंग मैच करती है। अब जब लेटा का ट्रेटर गैरान हरा दिया गया है तो आखिर वो दोनों किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? तभी इलेक्ट्रॉन बोलता है ये टॉप सीक्रेट है, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन एक बात तो पक्की है इस बार कोई बड़ी जंग होने वाली है। तभी एक आदमी अपने कंप्यूटर में एक ऑब्जेक्ट को देखकर चिल्लाते हुए बोलता है कमांडर एक छोटा अननोन ऑब्जेक्ट एरिया में एंटर कर रहा है। ये बात सुनते ही इलेक्ट्रॉन जल्दी से उसके पास आ जाता है और कहता है क्या ये कोई एयरशिप है? तभी वो बंदा कहता है नहीं ये कोई एयरशिप नहीं है, उससे भी छोटा है और इसकी मूवमेंट थोड़ी अजीब सी है, देखने में ऐसा लगता है कि कोई मॉन्स्टर रास्ता भटक गया है, क्या हम उस चीज को देखने के लिए सीक्रेट सोल्जर भेजें? इलेक्ट्रॉन मना करते हुए कहता है नहीं, सीक्रेट सोल्जर और थर्मिकल ड्यूटी पे थे इसीलिए वो लोग अभी थके होंगे और आराम कर रहे होंगे, उस जगह मैं खुद ही चला जाता हूँ और बाहर जाकर थोड़ी ठंडी हवा भी खा लूंगा। वहाँ से जाते हुए लूसियन से कहता है थोड़ी देर के लिए मेरी पोस्ट को संभाल लेना। ये बात सुनकर एकदम लूसियन शॉक हो जाता है और कहता है क्या मैं? इतना बोलकर हड़बड़ाने लगता है। तभी लूसियन हंसते हुए बोलता है कभी कभी आराम भी कर लेना चाहिए। उसके बाद अगले सीन में अपर ड्रैकोनियम का सीन देखते हैं। वहाँ पर रू हार्बिन और ऑम्फ्लिस कॉल पर बात कर रहे होते हैं। तभी ऑम्फ्लिस कहता है मुझे
लगता है तुम फ्लैट बैनी हो जो मुझसे कॉल पे बात कर रहे हो। फिर हानबिन कहता है और मुझे लगता है तुम ऑम्फ्लेस हो गए। फिर ऑम्फ्लेस कहता है मैंने नेक्स्ट स्वॉर्ड किंग के अचीवमेंट के बारे में सुना है। तभी हानबिन कहता है ये जानना तो बहुत ही आसान था क्योंकि उस टाइम मेरा प्लान थोड़ा वीक था। तभी ऑम्फ्लेस हंसते हुए कहता है ये कोई कंफर्टेबल वाली बातचीत नहीं है, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मुझे वही तीनों चीज चाहिए जिसके बारे में अभी तक अल्टिया ने तुम्हें बता ही दिया होगा। फिर भी मैं तुम्हें एक बार और बता देता हूँ, पहला आर्टिफैक्ट और दूसरा द डिवाइनिटी ऑफ स्पेस और तीसरा और आखिरी वो इंसान जिसने टाइम ट्रेवल किया है। और मुझे ये भी पता है कि तुम ये बात सोचकर परेशान हो रहे हो कि जिसने टाइम ट्रेवल किया है उसके साथ क्या होगा, लेकिन मैं ऑम्फ्लेस तुमसे वादा करता हूँ कि टाइम ट्रेवल के साथ बिल्कुल भी बुरा नहीं होगा। तो बताओ तुम्हारा क्या फैसला है फ्लैट बैनी। ये बात सुनकर हानबिन पहले थोड़ी देर शांत रहता है, फिर कहता है मेरा ये फैसला है कि मैं सब कुछ, पर हमें आगे बताया नहीं जाता कि हानबिन ने क्या कहा है, उसको सब कुछ देना है या फिर वो सब कुछ नहीं देगा। ये बात सुनकर ऑम्फ्लेस कहता है ओ तो तुम्हारा ये डिसीजन है, इतना भी बुरा नहीं है। उसके बाद आइफा को देखते हैं जो हानबिन की साइड देखकर रो रही होती है और अल्टिया उदास होकर अपना मुंह लटकाए बैठी होती है और अपने मन में कहती है कि मैं कुछ नहीं कर पाई। उसका बाद ऑम्फ्लेस को देखते हैं जो एक स्माइल देता है, फिर जोरों से हंसते हुए कहता है तुमने अपने साथी को धोखा नहीं दिया, तुमने आखिर में सबको बचाया ही है, लेकिन मेरे सबऑर्डिनेट जल्द ही तुम्हें लेने आएंगे, इसीलिए रिग्रेशन को तैयार रखना क्योंकि तुम्हें बाद में पता चलेगा कि तुमने ऐसा कर कुछ ज्यादा ही बड़ी गलती कर दी है और बाद में तुम्हें पछतावा भी होगा। ये बात सुनकर हानबिन पहले जोरों से हंसता है, फिर कहता है मैंने सोचा था कि तुम स्मार्ट हो गए क्योंकि तुम एक गॉड हो, लेकिन तुम तो इडियट हो। अगर सब कुछ में से एक चीज हटा दो तो वो सब कुछ कैसा रहेगा। और पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहता है इसीलिए मुझे सब कुछ चाहिए और मुझे शुरू से तुम्हारी एक भी बात का भरोसा नहीं है और मुझे ये भी ठीक से नहीं पता कि टाइम ट्रेवल होता क्या है, लेकिन अगर तुम सच में किसी को ढूंढना चाहते हो तो खुद आकर देख लो, फिर मैं उसके बाद तुम्हें मार दूंगा। ये बात सुनकर अल्टिया एकदम डर जाती है कि हानबिन ने ये क्या बोल दिया और फिर अभी अल्टिया कहती है रुक जाओ हानबिन एक मिनट। फिर ऑम्फ्लेस कहता है तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मुझे मार दोगे। इतना कहने के बाद ऑम्फ्लेस अपने फोन को थोड़ा दूर करता है, फिर जोरों से हंसने लगता है। ये हंसी सुनकर हानबिन कहता है इसमें इतनी हंसने वाली बात क्या है, मैंने क्या कोई मजाक किया है, और मैं तुम्हें बता दूं मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, तुम इस बात को इग्नोर मत कर देना। फिर ऑम्फ्लेस कहता है मैं तुम्हें इग्नोर करने की कोशिश नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं तुम्हें और भी ज्यादा बातें बताना चाहता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्पेशल हो? ऐसा नहीं है, मैंने आज तक जितनी भी दुनिया बर्बाद की है उनमें अपने खुद के हीरोज थे, उनमें से कुछ लोग तो डेमी गॉड लेवल तक भी पहुंच चुके थे, लेकिन उन लोगों का अंजाम सिर्फ दो ही तरीके का होता है, पहला तो उन्होंने डिस्ट्रक्शन के लॉ को बिट्रे किया और अपनी दुनिया के साथ मिट गए, या फिर वो लोग मेरी बात को एक्सेप्ट कर मेरे फॉलोवर बन गए और मेरे पीछे चलने लगे। क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ तुम ही लोग हो जिसने मेरा अपोज किया? उसके बाद अपर डेकोनियम के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर ऑम्फ्लेस के 3 हीरो खड़े होते हैं और उन लोगों की फाइट इलेक्ट्रॉन से हुई होती है और इलेक्ट्रॉन हार जाता है और पता नहीं चलता कि इलेक्ट्रॉन मर चुका है या फिर अभी भी जिंदा है। तभी उनमें से एक बोलता है लॉर्ड ऑम्फ्लेस के उम्मीद के मुताबिक जो उनने बात की थी वो फेल हो चुकी है, तो अब कुछ नहीं किया जा सकता, तो तुम्हें अब वो करना ही पड़ेगा। तभी एक लड़की अपनी गन निकालते हुए कहती है गाइस कंफर्म नहीं है ये लड़की है फिर लड़का है, अभी इसके ऊपर मास्क है, आगे पास चलेगा तो मैं बता दूंगा। तो तुम इस बात के लिए श्योर हो ना कि जो ऑम्फ्लेस ने उम्मीद की थी उसके हिसाब से बातचीत नहीं हुई? इतनी बात कहकर वो लड़की फायर कर देती है। उसका तो हानबिन को देखते हैं जो ऑम्फ्लेस से बात कर रहा होता है। ऑम्फ्लेस कहता है तुम्हें लगा कि टाइम ट्रेवल की स्ट्रेटजी से तुम्हारे पास एडवांटेज है, क्या तुम्हें ये सच में लगा था कि तुम फ्यूचर को बदल सकते हो? लेकिन तुम एक चीज को भूल गए, उस फ्यूचर में मैं भी मौजूद हूँ। इतना कहकर कॉल को कट कर देता है। तभी हानबिन के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है, उसमें कुछ आ जाता है। ये देखकर हानबिन एकदम शॉक हो जाता है। फिर हमें सिस्टम विंडो दिखाया जाता है जिसपे लिखा होता है भागो, पर तब तक हीरोज ने अटैक कर दिया होता है उस बिल्डिंग के ऊपर जिसके अंदर हानबिन और उसकी पूरी टीम बैठी थी। और गाइस आप लोग इनकी पावर का अंदाजा लगा ही सकते हैं कि एक ही शॉट में पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। और गाइस हम मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि हानबिन और उसकी पूरी टीम इस अटैक से बच पाएगी या नहीं बच पाएगी, या फिर अति से आगे कुछ जाकर इन लोगों की हेल्प करेगा, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, गुड बाय।